हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस पर। आज मैं आप सबों के लिए लेकर के आया हूँ हिस्ट्री का सीरीज, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री, जो एनसीईआरटी पैटर्न बेस्ड होगा। और इसमें हम लोग एक एक चैप्टर को थ्रू लेक्चर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। एक क्लास आपको 12th के एग्जामिनेशन में तो काम आएंगे ही आएंगे। इसके साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ भी आपको यह क्लास काम आने वाली है। आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उस चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता। अगर आप बुक में आप लोग देखने जाइएगा तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ईंटें, मणके तथा अस्थियाँ और हड़प्पा सभ्यता लिख करके आपके चैप्टर का नाम होगा। इट मीन्स कि हम लोग इस चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। वही हड़प्पा सभ्यता जिसको सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को समझने से पहले हम लोग एक बात को जान लेते हैं। इतिहास पढ़ने से पहले हम इस बात को हमें जानना जरूरी है। तो अगर इतिहास को अगर देखा जाए तो तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में बांटा गया है। पहला जो है आप इसको कहिएगा प्राक ऐतिहासिक काल, यानी इतिहास के काल को देखा जाए तो तीन भागों में बांटा गया है। एक है आपका प्राक ऐतिहासिक काल, फिर दूसरा जो है आपका उसको आप कह सकते हो आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक पे कह सकते हैं। और तीसरा जो आपका है वो है आपका ऐतिहासिक काल। अब इसका मतलब क्या हुआ ये बात समझाता हूँ मैं आपको। प्राक ऐतिहासिक उस समय के काल को कहा गया है जिस समय के लोग न तो लिखने से परिचित थे और न ही उस समय कुछ लिखा जा रहा था। यानी कह सकते हैं कि उस समय के लोगों को लिखने का, पढ़ने का कोई ज्ञान नहीं था, जैसे कि आदि मानव समय का काल। उस समय के लिखित साक्ष्य के रूप में ऐसा कुछ प्राप्त नहीं है, इसलिए वैसे काल को प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल, जिनके लोग जिस समय के लोग लिखने से तो परिचित, लेकिन उनके द्वारा लिखे गए लेखों को जो साक्ष्य के रूप में आज मिला है उसे पढ़ा ही नहीं जा सका, वैसे काल को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल, जिस काल के साक्ष्य के रूप में साहित्य के रूप में आज हम लोग को ज्ञात है, जिसे हम लोग पढ़ करके उस समय को बारे में जान पाते हैं, वो ऐतिहासिक काल हो गया। हम लोग अगर प्राचीन इतिहास में भी अगर वैदिक धर्म वगैरह पढ़ रहे हैं, यानी कि वैदिक काल वगैरह पढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं या फिर मध्यकालीन भारत में आएँगे, तो वो सब जितने भी इतिहास से कहीं न कहीं लिखित रूप में हमें प्राप्त है और उसे पढ़ा भी गया है। तो ऐसे काल को ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। मैं इसलिए आपको समझाया ये चीज़ें, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यह आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती थी। अभी मैं आपको बताया कि आदि ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल वैसे काल को कहा गया जिस समय के लोग तो लिख रहे थे, लिखने से परिचित थे, लेकिन उनके द्वारा लिखे गए लेखों को आज तक पढ़ा नहीं गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का जो लेख है, वो लिखने से परिचित थे, वो लोग लिखना जानते थे, लेकिन उनके द्वारा लिखे गए लेख जो है आज तक पढ़ा ही नहीं गया। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल कहें तो आधा अधूरा जानकारी। इट मीन्स कि वो जो बातें हैं हमें जो साक्ष्य मिली है वो लिखित रूप में मिली है। तो लिखित रूप में तो मिली है, लेकिन उसे लिखे गए प्रमाणों को हम लोग पढ़े नहीं। इट मीन्स कि हमारे पास जो भी जानकारी है या तो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर है या इतिहासकारों के द्वारा लगाए गए अनुमान के आधार पर। तो इसलिए आदि ऐतिहासिक काल को क्या कहा जाता है?
आदि ऐतिहासिक काल को आधा-अधूरा जानकारी वाला काल भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के श्रेणी में रखा जाता है। अब एक बात किया जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, अभी हमने आपको बताया कि लिखा गया है, तो लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आज हम लोग अगर इंग्लिश लिख रहे हैं, तो रोमन स्क्रिप्ट में हम लोग उसको लिखते हैं, है ना? हिंदी लिखते हैं तो उसके लिए देवनागरी लिपि होती है। सभी भाषा को लिखने के लिए अलग-अलग लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो घाटी सभ्यता के लोग जिस लिपि के द्वारा लिखा करते थे, जिस लिखने में जिस लिपि का प्रयोग करते थे, वो उसे भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया है। मैं क्या बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि के बारे में क्या कहा गया? भाव चित्रात्मक लिपि। अब भाव चित्रात्मक लिपि क्यों कहा गया? इसके पीछे कारण है कि उनके द्वारा लिखे गए जो भी लिपि का साक्ष्य मिला है, वो सब चित्रनुमा थे। जैसे स्वास्तिक हो गया, एक क्या है? तो ये चित्रनुमा है। ऐसे ही करके कई लिपि के बारे में जानकारी मिली है, जो चित्रनुमा थी, लेकिन आज तक उसे पढ़ा नहीं गया है। यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब ये हो गया कि उस समय के लोग कांस्य का प्रयोग किया करते थे। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा गया कि उस समय के लोग कांसा से परिचित हो चुके थे। अपने दैनिक जीवन में वो लोग कांसा का प्रयोग किया करते थे। अब आप सोचिएगा सर कांसा क्या है? तो मैं आपको कांसा के बारे में समझाता हूँ। कांसा हम लोग उसे कहते हैं जिसमें कॉपर, जिसे आप लोग तांबा हम लोग कहते हैं, आप लोग सभी लोग तांबा ही कहते हैं। तांबा और टीन अप्रॉक्स 78% आपका कॉपर तांबा होता है और टीन का मात्रा उसमें 22% के आसपास। उसे ही कांसा कहा जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में किया करते थे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता के 3 नाम थे। हम लोग बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता को 3 नाम से पुकारते हैं। तीनों नाम में से आप लोग देख पा रहे होंगे, एक है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता और तीसरा हड़प्पा सभ्यता। अब सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जा रहा था? क्योंकि ये जो सभ्यताएँ थी जब सर्वप्रथम खुदाई की गई इसकी, तो ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे मिला। इसे सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता भी कह के पुकारा जाना सही लगा। लेकिन धीरे-धीरे जब इस सभ्यता की खुदाई की गई, तो पता चला कि यह सभ्यता केवल सिंधु नदी के किनारे नहीं बसी हुई है, अपितु सिंधु नदी से दूर-दूर तक वाले इलाके में भी यह सभ्यता बसी हुई है। तो अब चूँकि सिंधु घाटी की सभ्यता कह के पुकारा जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि केवल सिंधु नदी के किनारे तक यह सभ्यता नहीं फैली हुई थी। तो अब बात आता है कि इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम लोग अब बेसिकली पुकारते हैं। आज इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों पुकारा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कह के पुकारे जाने के पीछे का लॉजिक यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जिस नगर की खुदाई हुई थी, जिस जगह की खुदाई हुई थी, उस नगर का नाम था हड़प्पा। मैं इसके बारे में अभी डिस्कस करूँगा। अब इस हड़प्पा सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई की गई। यही कारण है कि इसको हड़प्पा सभ्यता कह के पुकारा जाना सही लगा लोगों को, तो आज हम लोग इसे हड़प्पा सभ्यता कह के पुकारते हैं। वैसे ही जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अगर किसी घर में 3-4 लड़के हैं, 3-4 भाई-बहन हैं, तो आप बेसिकली देखते होइएगा मम्मी-पापा एक-दूसरे को कहीं न कहीं बड़े वाले लड़के या लड़कियों के नाम से पुकारते हैं। उसी प्रकार देखा गया जाएगा तो इन सिंधु घाटी के सभ्यता में जितने भी शहर आते हैं, उन शहरों में सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई की गई। यही कारण था कि अब सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहकर पुकारा जा रहा है। अगर अब सिंधु घाटी सभ्यता के राजधानी के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी 2 थी। एक आपका मोहनजोदड़ो और एक हड़प्पा। ये दोनों जो शहर थी यह सिंधु घाटी के सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी थी। और अगर हम लोग अभी वर्तमान में हड़प्पा के बारे में बात कर ले, तो वर्तमान में जो हड़प्पा है वह पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर क्या बोला पाकि हड़प्पा के बारे में अगर बात करें तो पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर
फिलहाल आपका हड़प्पा स्थित है। तो वहीं मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें, तो मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में ही है और यह सिंधु नदी घाटी के तट पर स्थित है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के काल के बारे में बात करें कि यह काल कब से कब तक था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो कहीं-कहीं आपको 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक आपको देखने को मिलेगा। कहीं-कहीं तो आपको 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व भी लिखा हुआ रहता है। लेकिन जो सर्वमान्य तिथि मानी गई है, सर्वमान्य तिथि जो सभी जगह वैलिड है, सभी लोग इसे मानते हैं। तो सर्वमान्य तिथि जो सिंधु घाटी सभ्यता की है, वो आपको माना जाता है 1750 नहीं, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो हमें यही याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। लगभग 600 वर्षों का यह काल रहा है। अब बात आता है कि सर इसका काल का निर्धारण कभी-कभी पूछ रहे होते हैं, हम लोग के मन में क्यूरियोसिटी होता है कि इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है कि इतना से इतना काल तक ये रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि पुरातात्विक साक्ष्य के द्वारा जो भी कुछ हमें प्राप्त होती है, उसका रेडियो कार्बन विधि द्वारा, एक रेडियो कार्बन पद्धति है, C14 पद्धति जिसको कहा जाता है, इसके द्वारा उसके ऐज का पता लगाया जाता है, उसके आयु का पता लगाया जाता है और उसी के आधार पर हम लोग उस काल का निर्धारण करते हैं। तो इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के काल का निर्धारण रेडियो कार्बन के C14 पद्धति द्वारा किया गया है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात किया जाए, यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात किया जाए, तो यह सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। मैं आपको आगे बताऊँगा कि इसके पीछे काहे क्यों कहा गया कि भाई ये शहरी सभ्यता थी? इसके पीछे कहने जाने का कारण क्या था? बस बेसिकली आप याद रखिएगा अभी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, यह एक शहरी सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी, उसकी प्रमुख विशेषता थी नगर नियोजन यानी नगर निर्माण। तो नगर निर्माण इतने बढ़िया तरीका से किया गया था कि उसकी व्याख्या आज तक, उसकी ज़िक्र आज तक की जाती है। कुछ कुछ इस प्रकार से था, उसमें उनका उस समय के जो शहर की मकान बनी थी, जिसका साक्ष्य के रूप में आज मिला है, मकान पक्की ईंटों का बना हुआ था। अभी आपको समझ में आएगा कि हड़प्पा सभ्यता को शहरी सभ्यता क्यों कहा जाता था। अगर आप सोचो कि आज के समय में भी अगर शहरी इलाका में आप जाओगे, तो वहाँ आपको अधिकतर जो भी होगा वह मकान होंगे ईंट के ही बने हुए मिलेंगे और ग्रामीण सेक्टर में अगर आप जाओगे बहुत ज़्यादा जहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ भी आज भी आपको घास-फूस का, बाँस वगैरह का प्रयोग करके घर वगैरह बनाया जाता है, जिसे कच्चा हाउस कहते हैं हम लोग। तो अगर ईंट का घर मिला है, रोड बढ़िया-सी मिला है, रोड के किनारे नाला बना हुआ मिला है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो सभ्यता शहरी सभ्यता रहा हो गया। तो यही कारण मैं अभी आपको बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता था वो शहरी सभ्यता थी। इसकी प्रमुख विशेषता नगर निर्माण। नगर निर्माण इतना सुंदर कि आज समझ लो आप कि अमेरिका जैसे बड़े देशों का नगर निर्माण वैसा नहीं है, उस प्रकार का नगर निर्माण योजना उस समय का था। घर के बारे में अगर बात की जाए तो घर पक्की हुई ईंटों का बना होता था। इसके अलावा घर को क्या किया जाता था, चारों तरफ से घर कहो या फिर नगरों को कह सकते हो, नगरों को चारों तरफ से दीवारों से घेरा जाता था। अब जो दीवारों से घिरा जाता था, उस दीवारों में घिरने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा अगर बाउंड्री वॉल जिसे हम लोग कहते हैं, इस बाउंड्री वॉल में कच्ची ईंटें का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा उसको और मजबूत स्वरूप देने के लिए, ताकि और मजबूत हो, बाहर से उसको पकी हुई ईंटें का प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रकार से नगर नियोजन था वहाँ का। इसके अलावा आपको आगे समझ में आएगा कि वहाँ का जो नगर नियोजन में नालियाँ थी, सड़कें थी, वो काफ़ी सुदृढ़ थी, काफ़ी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो समाज था, यानी सामाजिक जीवन था, तो सिंधु सभ्यता का जो समाज था, वो था आपका मातृसत्तात्मक। आप कहोगे मातृसत्तात्मक क्या होता है? तो मातृसत्तात्मक का मतलब ये हो गया कि उस समय महिलाओं की प्रधानता थी।
जैसे कि अभी घर में अगर एक मुखिया के तौर पर पुरुष के रूप में होते हैं, पुरुष होते हैं मुखिया के तौर पर, उसी प्रकार उस समय महिलाओं की प्रधानता थी। एक मुखिया के रूप में कहीं न कहीं महिलाएँ कार्य करती थी। मुखिया मीन्स घर का मुखिया, घर का देख-रेख करना, बहुत सारी चीज़ें एक ज़िम्मेदारी वाला काम हो, सभी कुछ देख-रेख करना, जो महिलाओं के हाथ में होता था। इसलिए सभ्यता को मातृसत्तात्मक सभ्यता कहा जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह आप जान लीजिए जैसे कि अगर आप अभी जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, तो हमें अपने पापा के नाम से जाना जाता है। लेकिन जैसे नानी घर आप जाइएगा या हम जाते हैं, तो वहाँ हमें अपनी मम्मी के नाम से जाना जाता है, माता के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार ये हुई कि मातृसत्तात्मक का मतलब कि आपको आपके माता के नाम से जाना जाए। जैसे अभी पिता के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार माता के नाम से जाना जाता है, उसे मातृसत्तात्मक। इट मीन्स कि महिलाओं की प्रधानता थी, वैल्यू थी, तभी तो ऐसा था। इसलिए सिंधु सभ्यता को मातृसत्तात्मक कहा गया है। अगर सिंधु सभ्यता काल के लोगों का मुख्य भोजन के रूप में कह लें, तो वे लोग का मुख्य जो भोजन था, वो आपका गेहूँ और जौ था। गेहूँ और जौ। तो बाकी और भी फसलें थी लेकिन मुख्य रूप से जैसे कि अगर आप हम लोग का अभी अगर देखा जाए अगर हम लोग बिहारवासी हैं, तो देखा जाए तो मुख्य रूप से हमारा जो खाद्य पदार्थ वो क्या है? चावल और गेहूँ है। इसी से कई प्रकार के पकवान बनते हैं, कई प्रकार के डिशेज़ बनते हैं। तो मुख्य रूप से कहीं न कहीं चावल और गेहूँ, बाकी और भी चीज़ें हम लोग खाते हैं लेकिन मुख्य रूप से चावल और गेहूँ का प्रयोग अधिकतर मात्रा में किया जाता है। उसी प्रकार देखा जाए तो सिंधु घाटी के सभ्यता का जो मुख्य खाद्य पदार्थ था, वो आपका गेहूँ और जौ था। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग आपको चलिए हम लोग आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता लोग तो धार्मिक जीवन कैसा था उनका। तो धार्मिक जीवन में देखा जाए तो मातृ देवी की प्रधानता थी। मातृ देवी की प्रधानता थी सिंधु सभ्यता में और सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, वे धरती की पूजा किया करते थे, ठीक है? और इसी धरती को मातृ देवी के नाम से जाना जाता है, ठीक है? इसके अलावा वे लोग सिंधु सभ्यता के लोग भगवान शिव भगवान शिव नाग, अग्नि, सूर्य, नदी इत्यादि का वे लोग पूजा किया करते थे। बेसिकली अगर समझा जाए, देखा जाए तो वे लोग पूर्ण रूप से प्रकृति की पूजा किया करते थे। यानी कि उस समय अ, पूर्ण रूप से वे लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे। अगर आप देख पा रहे हैं कि धरती का पूजा करें, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। अ, भगवान शिव की भी वो लोग पूजा किया करते थे, नाग अग्नि की पूजा किया करते थे, सूर्य की पूजा किया करते थे, नदी की पूजा किया करते थे। और इसी का आज ढेर सारा एग्ज़ाम्पल आज हम लोग के समय में है। भगवान शिव को तो हम लोग कहा जाता है कि देवों के देव महादेव आदिकाल से चले आ रहे हैं। इनकी पूजा आदिकाल से की जा रही है। इसके अलावा नाग की पूजा की जाती थी उस समय भी और आज भी इसका एक एग्ज़ाम्पल है। हिंदू धर्म में नाग पंचमी होता है, उसमें नाग की पूजा की जाती है। बेसिकली देखा जाए तो उसी का एक एग्ज़ाम्पल है। अग्नि की पूजा आज हमारे हिंदू धर्मों में काफ़ी महत्व है अग्नि का। तो अग्नि की भी पूजा आप लोग देखते हैं किसी प्रकार का यज्ञ हो, पूजा-पाठ हो, हवन हो तो उसमें अग्नि की पूजा की जाती है भगवान विष्णु के रूप में। इसके अलावा सूर्य की भी पूजा आज की जाती है। आप देखते होंगे सुबह-सुबह सूर्य को जल दिया जाता है। छठ पूजा एक एग्ज़ाम्पल है सूर्य देव की पूजा का। इसके अलावा नदी का भी पूजा आप लोग जान ही रहे हैं कि कई प्रकार से नदियों की पूजा की जाती है, नदी पवित्र माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो देखिए आप लोग वे लोग प्रकृति से जुड़ी चीज़ों का वे लोग क्या करते थे, पूजा किया करते थे। इसके अलावा अगर देखेंगे पेड़-पौधे में, तो ये लोग पेड़-पौधे में सबसे अगर पवित्र पेड़ मानते थे तो पीपल के वृक्ष को। पीपल को सबसे पवित्र वृक्ष मानते थे और ऐसा नहीं आज भी उस पीपल के वृक्ष को सबसे पवित्र वृक्ष माना जाता है। इसके अलावा पशुओं में अगर सबसे पवित्र पशु तो अगर आपसे पूछा जाता है तो पवित्र पशु वे लोग ऊबर वाले बैल को मानते हैं, ऊबर वाले बैल को। अगर आप लोग अगर गाँव से होंगे, थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि
जब गाँव में बैल का जब गोबर वगैरह निकल जाता था, कहीं अगर इस टाइप का जट्टा वगैरह निकल जाता था, तो कहीं न कहीं उसको एज़ बसहा के रूप में वे लोग क्या करते थे, एक ब्राह्मण होते थे, वे लोग क्या करते थे, गाँव में अपना लेकर के जाते थे, भिक्षा माँगते थे। लेकिन उस बैल से काम वगैरह नहीं करवाते थे। तो इसी प्रकार अगर देखिए तो वृक्ष में पीपल के वृक्ष को वो लोग शुभ मानते थे, पवित्र मानते थे, वो लोग पूजा किया करते थे। बैलों में अगर सॉरी जानवरों में अगर देखा जाए तो कुंवर वाले बैल को वे लोग पवित्र मानते थे, उसकी पूजा किया करते थे। और एक सबसे बड़ी बात कि अगर आज तक जितने भी उत्खनन हुए हैं, उत्खनन का मतलब होता है खुदाई करना किसी जगह का। तो आज तक जितने भी उत्खनन हुए हैं, उस उत्खनन से सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ तक थी, वहाँ से कहीं भी मंदिर का प्रमाण नहीं मिला। इससे यह प्रूफ था कि वे लोग मंदिर में पूजा नहीं किया करते थे, केवल और केवल प्रकृति से जुड़े हुए थे और प्रकृति के ही पूजा किया करते थे। प्रकृति में ही उनका विश्वास था, प्रकृति के वो लोग ईश्वर मानते थे। अब हम लोग सिंधु सभ्यता काल के व्यापारिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। क्या वो लोग व्यापार करते थे? क्या वे लोग व्यापार से जुड़े हुए थे? उनका व्यापारिक जीवन अगर था, व्यापार से जुड़े हुए थे, तो किस प्रकार से व्यापार करते थे? किन देशों के साथ व्यापार करते थे? व्यापार का क्या प्रणाली था? ये सारे बातों को हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला कि सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार किया करते थे, व्यापार की प्रधानता उसमें देखी जा सकती है। और वे लोग जो व्यापार किया करते थे, व्यापार का जो प्रणाली था, आधार था वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर वे लोग व्यापार किया करते थे। अब कहोगे आप कि ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब हुआ एक सामान के बदले में दूसरा सामान। वे चीज़ें जो आपके पास नहीं है वो आप दूसरे को दीजिए और उनके पास जो चीज़ें अगर आपको ज़रूरत का है तो आपसे ले लेते हैं। मतलब कि सामान के बदले में सामान लेना। इसी को कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो आप सोचोगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्यों? ऐसा इसलिए कि उस समय रुपया पैसा प्रचलन में नहीं था। रुपया पैसा प्रचलन में नहीं होने की वजह से रुपया पैसा था ही नहीं, प्रचलन में ही नहीं था, तो रुपया पैसा प्रचलन नहीं होने की वजह से क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर व्यापार हुआ करता था। इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप गाँव से बिलॉन्ग करते होंगे, तो एक चीज़ आप ज़रूर देखे होंगे। पहले गाँव में कोई चीज़ें बिकने आती थी तो क्या होता था अगर हमारे पास पैसे नहीं होते थे तो हम क्या करते थे अनाज हो या फिर कोई चीज़ देते थे और उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग, है ना? उसके अकॉर्डिंग हमें वे क्या करते थे, जो वस्तु अब बेचने आ रहा है, जो बेचने आ रहे हैं, वो हमें देते। तो यही होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। एक सामान के बदले में उसके वैल्यू के आधार पर दूसरा सामान लेना। अब बात आता है कि व्यापार वे लोग किससे करते थे? तो कहा जाता है कि वो लोग व्यापार किसी अन्य देश के साथ करते थे, जैसे कि उसमें से आपका हो गया मिस्र की सभ्यता। उस समय प्रचलन मिस्र की सभ्यता थी। जिस समय हड़प्पा सभ्यता था, उस समय मिस्र की सभ्यता भी थी। उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता और उस समय एक और सभ्यता थी, चीन की सभ्यता भी थी लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे मिस्र सभ्यता के साथ अपना व्यापार करते थे, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। इसके अलावा मध्य एशिया के देशों के साथ वे लोग व्यापार करते थे समुद्री मार्ग के द्वारा। तो अब बात आता है व्यापार में लोग क्या करते थे? तो कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे पहले खेती की जाने का प्रमाण जो मिला है वो कपास का मिला है। तो वे लोग कपास की खेती किया करते थे और इसी का व्यापार भी किया करते थे। कपास इंग्लिश में हम लोग उसको कॉटन कहते हैं और यह कॉटन सिंधु नदी के किनारे यह कॉटन सिंधु नदी के किनारे किया जाता था, उसके आसपास वाले खेतों में किया जाता था और यही यही कारण था कि सिंधी यूनानी लोगों द्वारा इस सिंधु घाटी सभ्यता को सिंड्रोन कह के पुकारा गया। सिंड्रोन सिंड्रोन का मतलब होता है सिंड्रोन का मतलब होता है कपासों का प्रदेश, कपासों का प्रदेश।
तो इस प्रकार से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक जीवन के बारे में समझे। अब आगे हम लोग समझेंगे सिंधु सभ्यता की कला के बारे में। वे लोग क्या-क्या चीज़ें बनाए, क्या-क्या कला से वे लोग निपुण थे। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के कलात्मक जीवन की बात करें, तो वे लोग कला से परिचित थे। कला से परिचित का मतलब वे लोग चित्रकारी वगैरह जानते थे और वे लोग चित्रकारी अगर करते थे, तो वे लोग लाल रंग का प्रयोग किया करते थे बैकग्राउंड के लिए और उसके ऊपर काले रंग से चित्रकारी करते थे और जिस चीज़ पे चित्रकारी करते थे उसे मुहर कहा जाता था। मुहर, जैसे कि आज हम लोग को क्या है, पेपर पे करते हैं, आज हम लोग में टेक्नोलॉजी आ गया है, टैब पे करते हैं, कंप्यूटर पे करते हैं। उसी प्रकार वे लोग चित्रकारी करते थे, उसे मुहर कहा जाता था। उसी मुहर पर वे लोग लाल रंग का बैकग्राउंड बनाते थे, उस पर काले रंग से चित्रकारी करते थे। अब ये जो मुहर है, इसे ही मुद्रा कह के भी पुकारा गया है और मुहर बेसिकली 2 चीज़ों से बना होता था। एक आपका बना होता था, एक मुहर होता था सेलखरी। सेलखरी। अब ये कहिएगा आप सेलखरी क्या होता है? तो आज आप लोग चीनी मिट्टी जानते हैं, चीनी मिट्टी का बर्तन हम लोग कप वगैरह यूज़ करते हैं नहीं? चीनी मिट्टी, उसी को सेलखरी कह के पुकारा गया। तो उसी सेलखरी का मुहर बना होता था या फिर पकी हुई मिट्टी का पकी हुई मिट्टी का मुहर होता था जिसे टेराकोटा कहा गया, टेराकोटा। और ये टेराकोटा क्या होता था? पकी हुई मिट्टी का मुहर होता था, पकी हुई मिट्टी का। और इसी दोनों पर वे लोग चित्रकारी क्या करते थे? इस मोहर का जो आकार होता था, जो आकृति होती थी, वह गोलाकार होती थी, है ना? वर्गाकार होती थी, बेलनाकार होती थी। नहीं, उस उनके अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग जैसा-जैसा उनको ज़रूरत होता था, उसके अकॉर्डिंग इसके मुहर को बना कर के उसपे वो लोग चित्रकारी करते थे। अभी तक मिले साक्ष्यों के आधार पर सबसे अधिक अगर चित्रकारी में किसी चीज़ का प्रयोग किया गया है, तो एक श्रृंगी बैलों का जो उस मुहर पर दिख रहा है, उस मुहर पे बैल बना हुआ दिख रहा है और उसपे एक ही सींग दिखाई दे रहा है, इसलिए उसको एक श्रृंगी बैल कहा गया। तो आपने देखा चित्रकारी के मामले में वो लोग लाल रंग का बैकग्राउंड बनाते थे, उसपे काले रंग से चित्रकारी किया करते थे और जिस चीज़ पे चित्रकारी करते थे उसे मुहर कह के पुकारा जाता। और जो मुहर था वो सिलखरी का बना होता था और नहीं तो टेराकोटा। सिलखरी चीनी मिट्टी, टेराकोटा पकी हुई मिट्टी को कहते हैं। और उस मुहर का आकार जो आकृति होती थी गोलाकार, वर्गाकार या बेलनाकार भी होती थी। अभी तक के मिले प्रमाणों के आधार पर अगर सबसे अधिक चित्रकारी की गई है तो एक श्रृंगी बैलों का साक्ष्य मिला है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी के उत्खनन से गाय का प्रमाण कहीं भी नहीं मिला है। बैल का प्रमाण तो आपने देखा कि मिला है, लेकिन गाय का प्रमाण कहीं से भी नहीं मिला। इसके अलावा सिंधु घाटी के सभ्यता के उत्खनन से लोहा का प्रमाण अभी तक कहीं भी नहीं मिला है। सिंधु घाटी के सड़क के बारे में अगर बात किया जाए तो सड़क कुछ इस प्रकार से होती थी कि एक दूसरे को समकोण पर वे सड़क काटती थी। इस प्रकार से सिंधु घाटी के सड़क का निर्माण था। आज का क्लास हम लोग यहीं रहने देते हैं। अगले क्लास में मैं आपको सिंधु घाटी के शहर के बारे में डिस्कस करूँगा। एक-एक इम्पोर्टेंट शहर, इसकी खुदाई कब की गई और फिलहाल में कहाँ पड़ता है और वहाँ से उत्खनन जब किया गया तो क्या-क्या चीज़ें प्राप्त हुई। जैसे कि कुछ शहर मोहन, जोधड़ो, हड़प्पा, लोथल, बनवाली, चहुंदरो, इस सभी शहरों के बारे में हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको यह क्लास समझ में आए तो आप कमेंट करके बताइए, तभी जाकर मैं आगे क्लास अगला लेकर के आऊँगा। और ये वीडियो अपने उन सभी दोस्तों को भेजिए जो क्लास 12th में हैं या फिर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सभी छात्रों को यह काम आने वाला है। वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।